नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसी राजनीतिक मशीनरी को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने भारतीय राजनीति के मायने ही बदल दिए हैं। सोचिए, एक स्टॉक ब्रोकर कैसे आधुनिक भारत का सबसे बड़ा रणनीतिकार बन सकता है। हम बात कर रहे हैं अमित शाह की। उनका राजनीतिक सफर सिर्फ रैलियों और भाषणों का नहीं है, ये एकदम सधी हुई डीप स्ट्रैटेजी का खेल है। तो चलिए, सत्ता के गलियारों में बिछी इस बिसात को जरा करीब से समझते हैं। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उनके दिमाग को समझना होगा। उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? प्राचीन रणनीतिकार चाणक्य। अमित शाह मानते हैं कि चाणक्य के सूत्रों में आज के अर्थशास्त्र, राजनीति और प्रशासन, इन सभी समस्याओं का पक्का समाधान छिपा है। और इसी फिलॉसफी का इस्तेमाल करके उन्होंने आज की राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल डाला है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती दौर की, कि कैसे बायोकेमिस्ट्री और कॉर्पोरेट बोर्डरूम के अनुभव ने इस आधुनिक चाणक्य को घड़ा। देखिए, बायोकेमिस्ट्री और शेयर बाजार के बैकग्राउंड ने उन्हें हर समस्या को बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल और डेटा के नजरिए से देखना सिखाया। 1999 का ही किस्सा ले लीजिए। अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक लगभग 36 करोड़ रुपए के भारी नुकसान में डूब रहा था। हर किसी को लगा कि अब इसका बचना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिजनेस थ्योरीज का इस्तेमाल किया और हर एक ग्रामीण किसान को बैंक का स्टेक होल्डर बना दिया। नतीजा, महज 1 साल के अंदर, जी हां, सिर्फ 1 साल में बैंक 27 करोड़ रुपए के मुनाफे में आ गया। यह दिखाता है कि जमीनी स्तर पर कोई रणनीति कैसे काम करती है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं 2010 के उस टर्निंग पॉइंट पर, जब उनके राजनीतिक पतन और फिर एक जबरदस्त वापसी की कहानी लिखी गई। एक वक्त तो ऐसा भी था जब लगा कि उनका सफर बस यहीं खत्म हो गया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 2002 में वो गुजरात के सबसे कम उम्र के मंत्री बने, लेकिन फिर 2010 में सोहराबुद्दीन केस में गिरफ्तारी और राज्य से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। ये किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका हो सकता था। लेकिन दिलचस्प बात क्या है? उन्होंने इस निर्वासन के समय को खाली नहीं जाने दिया। इस दौरान उन्होंने चाणक्य और शिवाजी की रणनीतियों को और गहराई से पढ़ा और वहीं से 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वापसी का वो ब्लूप्रिंट तैयार किया जो आगे चलकर गेम चेंजर साबित होने वाला था। अब बात करते हैं उस चुनाव की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 2014 की वो इलेक्शन विनिंग मशीन कैसे तैयार हुई? 2014 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा रणक्षेत्र था और यहीं पर उन्होंने चुनाव जैसी अस्त-व्यस्त प्रक्रिया को एक एकदम सटीक वैज्ञानिक फॉर्मूले में बदल दिया। हवाई भाषणों की जगह उनका पूरा फोकस जमीनी डेटा और एक्सट्रीम माइक्रो मैनेजमेंट पर था। उन्होंने 1.5 लाख पन्ना प्रमुखों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी। जिन इलाकों में मीडिया की पहुंच कम थी, वहां 450 जीपीएस एनेबल्ड वीडियो वैन दौड़ा दी। और तो और, देर रात तक बूथ लेवल का ऑडिट किया जाता था, मतलब एक वोटर तक पहुंचने की पूरी प्लानिंग। और इस लेवल की प्लानिंग का जो नतीजा निकला, उसने सबको हैरान कर दिया। उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटों पर जीत। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस एक जादुई आंकड़े ने उन्हें रातों रात भारतीय राजनीति का एक अजेय पावर हाउस बना दिया। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस पूरे सिस्टम को स्केल अप किया। 2019 के चुनावों के लिए एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट सेट किया गया, मिशन 300 पार। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। उन्होंने इस लक्ष्य को सच कर दिखाया और 303 सीटों का प्रचंड बहुमत लाकर खड़ा कर दिया। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने पार्टी को उन राज्यों में भी पहुंचा दिया जिन्हें पहले जीतना नामुमकिन माना जाता था। जरा सोचिए, 2018 में त्रिपुरा में 2/3 वोट हासिल करना हो, नागालैंड और मेघालय में सरकारें बनाना हो, या फिर सोशल इंजीनियरिंग के जरिए 2019 में पश्चिम बंगाल में 18 लोकसभा सीटें जीतना हो। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सही रणनीति हो तो कोई भी किला अभेद्य नहीं होता। अब आते हैं 2019 की उस बड़ी जीत के बाद के दौर पर। कैसे एक चुनाव रणनीतिकार देश की सबसे बड़ी नीतियों का एनफोर्सर बन गया। चलिए गृह मंत्रालय के उनके कार्यकाल को देखते हैं। गृह मंत्री बनने के बाद उनका रोल पूरी तरह से बदल गया। अब वो सिर्फ चुनाव नहीं जिता रहे थे, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बड़ी और अहम नीतियां लागू कर रहे थे। 5 अगस्त 2019 की वो तारीख तो याद ही होगी, जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया। इसमें उनकी वही ट्रेडमार्क सीक्रेसी और सख्त कंट्रोल देखने को मिला जिसने पूरे विपक्ष को चौंकाकर रख दिया था। इस बड़े फैसले को लागू करने का उनका तरीका बिल्कुल क्लिनिकल था। महीनों तक टॉप लीडरशिप के बीच बेहद गुप्त तरीके से प्लानिंग चली। इंटरनेट पर पहले से ही रोक लगा दी गई, यहां तक कि सीमा पार से कोई उकसावा ना हो, इसके लिए सैटेलाइट फोन तक ट्रैक किए गए।
और स्थानीय नेताओं को नजरबंद किया गया। इस पूरी जबरदस्त तैयारी का एक ही मकसद था कि 70 साल पुराने इस संवैधानिक नियम को बिना किसी खून खराबे के हटा दिया जाए। लेकिन जाहिर है इतने बड़े और कड़े फैसलों का असर भी वैसा ही होता है। चलिए अब बात करते हैं इससे जुड़े विवादों और विचारधाराओं के इस टकराव के बारे में। सत्ता पर इस तरह की पकड़ और नीतियों को लागू करने की जो उनकी शैली है ना, उसने देश दुनिया में एक बहुत बड़ी और ध्रुवीकृत बहस छेड़ दी है। इसे बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखना जरूरी है। समर्थक मानते हैं कि वो एक बहुत ही कड़े फैसले लेने वाले नेता हैं जो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं और देश की सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। वहीं अगर आलोचकों की सुने तो वो उन्हें एक ऐसा सत्तावादी रणनीतिकार बताते हैं जो समाज को बांट रहा है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहा है। और ये मतभेद सबसे ज्यादा तब खुलकर सामने आता है जब बात केंद्रीय जांच एजेंसियों की होती है। प्रशासन की तरफ से सीधा तर्क है कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां बिल्कुल आजाद होकर अपना काम कर रही हैं और देश में गहराई तक फैले भ्रष्टाचार को खत्म कर रही हैं। लेकिन इसके ठीक उलट विपक्ष का इल्जाम है कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल एक वॉशिंग मशीन की तरह हो रहा है, जिसका असली मकसद राजनीतिक विरोधियों को डराना और अपनी तरफ मिलाना है। इसके साथ ही उनके कार्यकाल में कई अन्य बड़ी और चुनौतीपूर्ण स्थितियां भी बनी हैं, चाहे वो नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर हुआ भारी विरोध प्रदर्शन हो, मणिपुर की जातीय हिंसा का लगातार बना हुआ संकट हो, या फिर सिख डायस्पोरा को लेकर 2024 में कनाडाई सरकार के वो राजनयिक आरोप हों। इन सभी घटनाओं ने उनके सामने देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक अजय राजनीतिक मशीनरी खड़ी करने वाले इस सबसे बड़े रणनीतिकार का अगला कदम क्या होगा। हर किसी के मन में यही सवाल है कि 2029 की इस बिसात पर क्या ये अल्टीमेट किंग मेकर खुद को अंतिम रूप से किंग के तौर पर स्थापित करेगा या फिर कोई और नई रणनीति सामने आएगी। खैर, राजनीति के इस खेल में अगला दांव हमेशा एक रहस्य ही होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।